ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज से हम लोग अपना पहला सेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डेज तक ले जाएंगे इस सेशन को, मैक्स टू मैक्स, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो आज रोड मैप एक क्लियर कर दूंगा, ठीक है, कि क्या कुछ मिलने वाला है आपको पूरे एक्सेल के अंदर और कहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बिकॉज एक्सेल जब आया था हमारे 1985 में, तो हमारा एक्सेल सिर्फ और सिर्फ डेटा मैनेजमेंट के लिए था। ठीक है। ओके। डेटा मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक आप डेटा को किस तरीके से हैंडल कर रहे हो, किस तरीके से स्टोर कर रहे हो, किस तरीके से उसके अंदर से कुछ इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर रहे हो, सारी चीज़ें उसके अंदर आ गई है ना। डेटा को मैनेज करना कंबाइन, लाइक हर एक चीज़ ए टू जेड डेटा रिलेटेड ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते थे। डे बाय डे इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आए, जिससे बहुत सारे काम जो डिफिकल्ट होते थे पहले, वो अब ऑटोमेटिक होने लग गए। ठीक है। डे बाय डे एक्सेल के अंदर बहुत ज़्यादा फार्मूलाज को ऐड किए गए। फार्मूला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। ठीक है। ये जो सेशन है, ये पूरा का पूरा सेशन आपको इम्पोर्टेंस बताने के ऊपर है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस तरीके से इम्पोर्टेंट है और कितना ज़्यादा आपको केयर से इसको पढ़ना चाहिए और केयर करना चाहिए इस पूरे टूल का। ना ही ये एसक्यूएल, ना ही ये पाइथन, या ना ही ये पावर बीआई से मैच करता, ये बियॉन्ड द ऑल टूल्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स। ठीक है। अगर हम बात करें तो जितने भी डेटा टूल्स हमारे पास में एनालिटिक टूल्स मिलते हैं, उनसे ये कहीं बेटर, कहीं बेटर। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन जैसा इसका स्ट्रक्चर है, डिजाइनिंग है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। थोड़ा सा जब डेटा आ जाता है तो ऐसा लगता है कि सर बहुत ज़्यादा आंखों को चुभ रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम एक किसी भी फाइल को एक्सेल के अंदर ओपन करते हैं, और जो कि लार्ज फाइल हो, तो कुछ इस तरीके से फाइल ओपन होता है, और जहाँ पर आप थोड़ा सा डिफिकल्टीज फेस करते हो कि सर ये बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करो एंड ऑल, ऊपर नीचे स्क्रॉल करो। बट अगर आपको इसके टेक्निक्स के बारे में पता हो तो ये बहुत ही ईजी टू हैंडल है। सारे फंक्शनैलिटीज प्रीडिफाइंड मिल जाते हैं अगर आप एक्सेल के अंदर देखेंगे, है ना। तो ये कुल मिला के एक ऐसा सेशन होने वाला है पूरा 10 15 20 दिन के अंदर। पूरी की पूरी हम लोग मास्टर सेशंस करेंगे, सारे के सारे एक एक घंटे के सेशन जाएंगे, जिसमें हम लोग हर एक चीज़ ऑलमोस्ट कवर करने वाले हैं। हर एक चीज़ ऑलमोस्ट कवर करने वाले हैं। ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अगर हम बात करें तो देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें स्प्रेडशीट, हमें वर्कबुक बनाने का ऑप्शन देता है, सेल्स के अंदर मैनेज करने का ऑप्शन देते हैं, टेबल्स क्रिएट करने के ऑप्शन देते हैं, डेटा मॉडलिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा क्लीनिंग, इवन डेटा एनालिटिक्स यानी कि प्रेडिक्शंस वगैरह भी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो कुल मिला के हम सारी चीज़ें ए टू जेड, फ्रॉम ए टू जेड, एक एक स्टेप्स हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के थ्रू। ठीक है। तो आज हमारा मेन गोल ये रहेगा कि हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसका इंट्रोडक्शन एक अच्छे से देख लें, उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएंगे एंड उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी, डोंट वरी। देखिए, जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करते हैं, 1985 में हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आया हमारे पास में, और सबसे पहले मैकबुक के अंदर आया था। जो मैकबुक लैपटॉप आप यूज करते हो, वो लैपटॉप के अंदर, मैकबुक सिस्टम के अंदर सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है। डेटा मैनेजमेंट से रिलेटेड। फिर फर्दर माइक्रोसॉफ्ट ने 1987 तक उसको अपने विंडो सिस्टम में इंक्लूड कर दिया, और विंडो सिस्टम के थ्रू अपना रिलीज किया उन्होंने अपना वर्जन। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भी पार्ट है। ठीक है। अब ये जब मैं स्टेटमेंट देता हूं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, दैट मीन्स कि एक ग्रुप बनाया गया, कुछ कॉमन टूल्स जो ऑफिस यूज के लिए बने हुए हैं, ठीक है, उनको सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ग्रुप में रखा गया। कुछ टूल्स जैसे पीपीटी बनाने के लिए पावर पॉइंट, वर्ड फाइल, ठीक है, तो ऐसे कुछ टूल्स हैं जो ऑफिस काम के लिए रेगुलर यूज होते थे, उनको क्या कर दिया गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम का एक ग्रुप बनाकर उसके अंदर रिप्रेजेंट कर दिया गया। अब ये लोग क्या करते हैं, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है उनकी, कि हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोल दिया, उसके अंदर 6 7 अलग अलग टूल्स आएंगे, जिसमें एक टूल हमारा कौन सा था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अभी भी आप लैपटॉप लेने जाते हैं तो आप बोलते हैं कि भाई मेरे लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होना चाहिए। ठीक है। जिसके अंदर एक पार्ट आपको एक्सेल का भी मिलता है, राइट। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली 1985 से चल रहा है, और अभी तक करंट इसको कोई रिप्लेस नहीं कर चुका है। मतलब कर ही नहीं सकता है, मतलब कितना भी कर लो। ठीक है। कितने भी आप एडवांस से एडवांस बना लो, बट रिप्लेस करना मुश्किल हो गया आज के डेट में। ठीक है। देखिए, जितने भी हमारे पास में इसके अल्टरनेटिव्स आए हैं, वो इसके नियर अबाउट भी नहीं है, मतलब आस पास भी नहीं है कि आप उनको सीखो या उनको प्रायोरिटीज दो। ठीक है।
माइक्रोसॉफ्ट एक लौता ऐसा टूल है जो डेटा एनालिसिस के अंदर रिवॉल्यूशन लेकर आता है, जिसके वजह से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट को जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसको मदर ऑफ डेटा एनालिटिक्स टूल बोलते हैं। ठीक है, तो डेटा एनालिसिस टूल के अंदर जो मदर ऑफ डेटा एनालिसिस टूल का जो किताब है वो भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को मिला। क्यों सर? सबसे पहले मैनुअली होता था डेटा एनालिसिस, जहां पर डेटा जो थी वो मैनुअली रिकॉर्ड होती थी, उसको जो कुछ एक्सपर्ट थे, एनालिस्ट थे, वो इन डेटा को खुद देखते थे और खुद कैलकुलेशंस वगैरह कैलकुलेटर के मदद से, पेन पेपर के मदद से चार्ट्स वगैरह बनाते थे, एंड वो ग्राफ के बेसिस पे डिसीजन लेने में हेल्प करते थे कंपनीज की, जिसमें भारी भरकम टाइम लगता था, रिसोर्सेस लगते थे, पैसे जाते थे, है ना। लेकिन एक टूल आता है जो इन सब को मॉडर्न कर देता है, ये सारे प्रोसेस जो मैनुअल हो रहे थे उसको ऑटोमेट कर देता है। और वो टूल कौन सा था? पहला एक्सेल टूल, है ना। और आज तक कंपनीज के अंदर एक्सेल को ही प्रेफर किया जाता है डेटा एनालिसिस के लिए, अभी भी स्टिल अभी भी आप बड़े बड़े कंपनी लाइक डेलॉइट में भी आप जाते हैं, या फिर आप आईबीएम के अंदर जाते हैं, या फिर आप गूगल के अंदर जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जाते हैं, इन सब के अंदर ये जो सीट वाली जो स्ट्रक्चर है, सीट वाले जो एप्स हैं, ठीक है, गूगल के अंदर इसलिए बोल रहा हूं मैं, देखो गूगल में गूगल सीट नाम से एक एप्लीकेशन है, वो यूज किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट हर कॉमन कंपनीज में यूज किए जाते हैं। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे बाउंड्रीज होते हैं किसी कंपनीज की कि भाई हम उस कंपनी का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, डेटा प्राइवेसी या फिर कुछ भी हो सकता है रीजन। ओके, डन, क्लियर। अच्छा, ये तो हो गई शॉर्ट इंट्रोडक्शन, बेसिकली लॉन्ग इंट्रोडक्शन, अच्छा खासा इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। इसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सेल के अंदर रहेगा, एक्सेल के स्ट्रक्चर को समझना। देखिए, एक्सेल का स्ट्रक्चर अगर आपको मतलब परेशान कर रहा है, आपने जैसे एक्सेल ओपन किया और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर ये बहुत ज़्यादा तकलीफ है, इसमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा कैसे है, क्या है, नहीं है। जब मैं एक्सेल पहले पहले बार हम ओपन करते हैं तो देखो कैसा होता है। हमारे पास में एक्सेल मैंने इस तरीके से टैप कर दिया और यहाँ पर ये पहला एक इंटरफेस आता है जहाँ पे न्यू, ओपन, अकाउंट, ऑप्शंस एंड यहाँ पर रिसेंट, फेवरेट एंड सो ऑन, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर कुछ बाय टेम्पलेट्स, बिल्ट इन टेम्पलेट्स हैं, ब्लैंक वर्कबुक बनाने के ऑप्शंस हैं। तो जब तक हम ये सब चीज़ें नहीं समझेंगे कि भाई एक्सेल ऐप यूज़ क्यों किया जाता है, वाई वी यूज़ एक्सेल ऐप फॉर डेटा मैनिपुलेशंस और डेटा मैनेजमेंट, ये तो समझ में आता है हमें। लेकिन सर किस हेल्प से एक्सेल ऐसा क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक्सेल का प्लेटफॉर्म ऐसा क्या प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा क्या फीचर है एक्सेल प्लेटफॉर्म के पास में जिससे डेटा मैनेजमेंट बहुत आसान है ना। तो वहां पर हम बात कर रहे हैं एक्सेल प्लेटफॉर्म के बारे में, जहां पर एक्सेल प्लेटफॉर्म के हेल्प से हम लोग बना पाते हैं वर्कबुक। क्या बना पाते हैं? वर्कबुक। ठीक है, तो एक्सेल हमारे लिए एक वर्कबुक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसके हेल्प से हम डेटा को मैनेज कर पाते हैं आसानी से ना। वर्कबुक प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हो गया यहां पर? देखिए, वर्कबुक हमारा एक ऐसा एनवायरनमेंट है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं, बुक्स होते हैं, ठीक है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन बुक्स के अंदर होती हैं। लेकिन सर बुक्स के अंदर थोड़ी, बुक्स तो हम किसको बोलते हैं? व्हाट इज बुक? सर कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल पेजेस। ठीक है, इंफॉर्मेशन अगर हम मल्टीपल पेजेस के फॉर्म में रखें तो हम उसको बुक्स बोल सकते हैं, है ना। यस और नो? क्लियर। तो उसी तरीके से वर्कबुक है हमारे पास। वर्कबुक का मतलब है एक बुक की तरह एनवायरनमेंट बनाया गया जिसके अंदर मल्टीपल स्प्रेडशीट दे दिए गए हैं और बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कर दिए गए। तो व्हाट इज वर्कबुक? इट इज अ प्लेटफॉर्म, it is a platform where we can create spreadsheet. It is a platform where we can create multiple spreadsheet, ऐसा लिख दो, multiple spreadsheets with built-in functionalities, ठीक है, फॉर डेटा मैनेजमेंट, क्लियर। तो हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया जो कि हम वहां पर मल्टीपल स्प्रेडशीट्स क्रिएट कर पाते हैं और अलॉन्ग विद बिल्ट इन फंक्शनैलिटी जिसके हेल्प से हम डेटा मैनेजमेंट को भी आसान कर सकते हैं। ठीक है, स्प्रेडशीट हमारा क्या होता है? स्प्रेडशीट इज लाइक अगर मैं यहाँ पर अगर कुछ डाउट है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड पे डाउट है, स्प्रेडशीट वर्ड पे, इस पूरे डिफिनेशन में कि व्हाट इज स्प्रेडशीट। हमारे लिए नया है,
वर्कबुक का मतलब समझ में आ गया कि एक बुक की तरह होता है जहां पर हम मल्टीपल स्प्रेडशीट्स बनाते हैं, और जैसे कि बुक्स में बहुत सारे पेजेस होंगे तो हम उसको किताब बोल सकते हैं, उसी तरीके से हम उसको वर्कबुक बोल सकते हैं जहां पर मल्टीपल स्प्रेडशीट होगा। यस और नो? क्लियर? तो जब हम स्प्रेडशीट की बात करते हैं, स्प्रेडशीट क्या है? इट इज अ प्लेटफॉर्म where multiple cells arranged in table format। टेबल फॉर्मेट। तो स्प्रेडशीट किसको बोला गया? जहां पर हम बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स को अरेंज कर देते हैं टेबल फॉर्मेट में, उसको हम क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट बोलते हैं। ठीक है। इट इज मेनली used to store and analyze data। ठीक है। अब ऑब्वियस है कि हम स्प्रेडशीट का यूज करेंगे ताकि हम डेटा को स्टोर कर पाए और वहीं पर हम एनालाइज भी कर पाए। स्प्रेडशीट हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम डेटा को स्टोर भी करते हैं और वहां पर हम एनालाइज भी करते हैं, दोनों चीजें हम लोग एक साथ कर पाते हैं। ठीक है। अब यहां पर जो डिफिनेशन है इसमें एक चीज आपको समझ में आनी जरूरी है, वो है सेल्स। ठीक है। तो हमने देखो पहले वर्कबुक की बात करी। ठीक है। एक्सेल एप्लीकेशन हमें वर्कबुक बनाने का एक ऑप्शन देता है, जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम मल्टीपल स्प्रेडशीट कंटेन कर सकते हैं, मतलब क्रिएट कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक्सेल के कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं या बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज हैं जो हमें दे दी जाती है, जिससे हम डेटा मैनेज कर सकते हैं। वहीं पर बात आती है स्प्रेडशीट क्या है सर फिर? तो स्प्रेडशीट हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम सेल्स को टेबल फॉर्मेट में अरेंज करते हैं, जो कि मेनली डेटा को स्टोर करना और एनालाइज करने के काम में आता है। ठीक है। अब बात आती है सर सेल्स क्या है? तो सेल्स हमारा एक वेरिएबल की तरह है। सेल्स इज नथिंग बट अ वेरिएबल in which we store data value, in which we store data value। सिंपल सा एक आंसर यहां पर बनकर आता है। सेल्स मतलब एक छोटे छोटे बॉक्स की तरह होगा जिसको हम वेरिएबल की तरह बोल सकते हैं। ठीक है। और उसके अंदर हम क्या स्टोर करते हैं? डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है। तो सेल्स हमारा क्या हो गया? सेल इज अ स्ट्रक्चर और अ कंटेनर इन विच वी स्टोर डेटा वैल्यू। ठीक है। सिंपल सा एक डेफिनेशन। तो यहां पर आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि वर्कबुक क्या है, उसके बाद आप कनेक्ट कर पाएंगे स्प्रेडशीट क्या है, और उसके बाद आप कनेक्ट कर पाओगे सेल्स क्या है। क्लियर यहां तक? ऑनलाइन स्टूडेंट्स यस और नो? ऑफलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? ओके। सो अगर यहां तक आपको क्लियर है सारी चीजें, देन कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। जब आप ओपन करते हो एक्सेल को तो आपको यहाँ ब्लैंक वर्कबुक बनाने का ऑप्शन है, जिसके थ्रू आप डेटा को मैनेज कर पाओगे, क्योंकि यहां पर आप स्प्रेडशीट बना पाओगे, और स्प्रेडशीट बना पाते हो इसका मतलब आप डेटा को स्टोर और एनालाइज उसी जगह पे कर पाओगे, है ना। और सेल्स मतलब जहां पर हम डेटा को स्टोर करते हैं उसको हम सेल्स बोलते हैं। जैसे मैंने वर्कबुक बनाया, मुझे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इस वर्कबुक का नाम क्या आ रहा है? बुक 1, है ना। यहां पर देखो बहुत सारी फंक्शनैलिटीज दी गई हैं पहले से। इंसर्ट के अंदर, ड्रॉ के अंदर, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेट, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, हेल्प, पिवट टेबल, पावर पिवट एंड सो ऑन। बहुत सारी चीजें हैं, फंक्शनैलिटीज बहुत सारी दी गई हैं। अब यहाँ पर देखो ये क्या है? ये हमारा स्प्रेडशीट है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ए बी। क्यों सर? ये जो छोटे छोटे सेल्स है देखो टेबल फॉर्मेट में अरेंज नहीं है क्या? छोटे छोटे जो सेल्स हैं उनको टेबल फॉर्मेट में अरेंज कर दिया गया है ना। टेबल फॉर्मेट से मतलब क्या है बताओ जरा? कोई नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं भाई, जो टेबल फॉर्मेट है उसका मीनिंग क्या है? रो और कॉलम वाइज अरेंज करना, रो एंड कॉलम वाइज अरेंज करना। तो अगर हम छोटे छोटे सेल्स, जिसको हम सेल बोल रहे हैं, जिसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, अगर मैं इन छोटे छोटे सेल्स को रो और कॉलम वाइज अरेंज कर दूं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्प्रेडशीट बोलेंगे। तो ये हमारा क्या होगा? स्प्रेडशीट। ठीक है। स्प्रेडशीट अलोंग विद बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज वो हमारा कहलाएगा वर्कबुक। ठीक है। और अगर हम ये छोटे सेल्स की बात करें तो ये सेल एक वेरिएबल की तरह है जहां पर हम कुछ भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। यस और नो? जैसे मान लो इस सेल में मैंने 10 लिख दिया, 12 लिख दिया, मान लो इसमें 56 लिख दिया है, मान लो इसमें अमन लिख दिया। ठीक है। कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं, है ना। क्लियर? क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया? ये वेरिएबल हो गया, एक कंटेनर जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? डन? कोई डाउट नहीं? सर यहाँ पर हम कितने सीट बना सकते हैं? सर मल्टीपल सीट्स बना सकते हैं। कितने? अनलिमिटेड सीट्स बना सकते हैं। ठीक है। क्लियर? इस तरीके से हम डिलीट भी कर सकते हैं चाहे तो। अगर हम अपने सीट का नाम दूसरा रखना चाहते हैं, हम सीट का नाम भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। कुछ इस तरीके से। ठीक है। अगेन यहाँ पर सीट पे नाम रख दिया, मान लो माई फर्स्ट
स्प्रेडशीट या फिर फर्स्ट, ऐसा कुछ मैंने रख दिया फर्स्ट, ठीक है, डबल टैप करके। ओके नाउ इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है, देखो हम लोग क्लास स्टार्ट कर चुके हैं, मैं पहले बता दूं, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। क्लास स्टार्ट है ऐसा मत समझना कि नहीं सर आज तो बस हवे हवे में चल रहा था, कल हम लोग अच्छे से एक ध्यान देंगे, नहीं भाई ऐसा नहीं है। डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है व्हाट इज वर्कबुक एंड हाउ डू यू क्रिएट वर्कबुक इन एक्सेल, सिंपल आप ऑप्शन दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्प्रेडशीट क्या है और बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज के बारे में पूछे जा सकते हैं कि हाउ मेनी फंक्शनैलिटी डू यू यूज्ड इन योर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आप फंक्शनैलिटीज डिस्कस कीजिए जो जो फंक्शनैलिटीज आपने यूज किए हैं, ठीक है। इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सेल्स इन एक्सेल, ठीक है। और सेल्स के अंदर अगर हम और एंटर करें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले हम स्टोरेशन के सारे प्रोसेस समझेंगे। डेटा को जब स्टोर किया जाता है, डेटा एंट्री वाले जो काम होते हैं उसको भी थोड़ा मैनुअली हम लोग सीरियस लेने वाले हैं, ठीक है। हालांकि डेटा एंट्री नहीं करना हमें, इन फ्यूचर हमें डेटा मिलेगा बना बनाया, बट हो सकता है कि वो किसी और प्लेटफॉर्म पे हो, हमें एक्सेल पे लाना पड़ेगा। तो वैसे में हमें इसका जो बिहेवियर्स है, उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें अच्छे से समझ में आने चाहिए। क्लियर, यस और नो? तो उसके लिए देखिए सिंपल है, आपको सेल्स के बारे में समझना पड़ेगा पहले। सेल्स हमारा क्या हो गया? सेल्स हमारा सर कंटेनर की तरह है, एक ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर एक ऐसा कंटेनर, तो ऐसा बोल सकते सेल इज नथिंग बट लाइक अ कंटेनर, ठीक है। सेल्स लाइक अ कंटेनर, कंटेनर, या फिर इसको कुछ लोग वेरिएबल भी बोलते हैं, वेरिएबल इन विच वी स्टोर डेटा वैल्यू, इन विच वी स्टोर डेटा वैल्यू, ठीक है, स्टोर डेटा वैल्यू। सिंपल है, यस और नो? क्लियर, डन। तो सर ये तो हो गई सेल्स के डेफिनेशन। सर व्हाई वी नीड दिस सेल्स, क्यों चाहिए, क्या रीजन है, क्यों स्टोर करके रखते हैं? ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना, रिकॉर्ड्स को स्टोर करके रखना ही काम है हमारा, ठीक है। अगर मान लो कि कोई बिजनेस चाहता है कि हम अपने डेटा को फर्दर यूज करें बाद में, तो अपने वो डेटा को कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखेगा, और जहां भी स्टोर करके रखेगा वो हो सकता है या तो डेटाबेस हो या फिर एक्सेल हो। अगर एक्सेल में स्टोर कर रहा है तो उसको सेल्स के अंदर स्टोर कर रहा होगा वैल्यूज को, दैट्स इट, है ना। क्लियर, तो इतना ही समझना है हमें बस, और कुछ नहीं। क्यों सर? तो बाद में हम यूज कर पाए उसको किसी अलग पर्पस के लिए। जैसे अगर मान लो आपने फेसबुक पे अकाउंट बनाया, तो हो सकता है कि फेसबुक वाले ने आपका डेटा स्टोर कर लिया एक्सेल के अंदर, एंड उसको फर्दर वो कभी किसी पर्पस के लिए वो यूज करेगा, ठीक है। क्लियर, तो जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट ऑपरेशन ही परफॉर्म कर दे और वो डेटा स्टोर ही ना करे, नहीं, स्टोर करते हैं ताकि वो बाद में यूज कर सके, है ना। कुछ लोग स्टोर करते हैं ताकि उसको बाद में जैसे कभी जरूरत आने पर यूज हो जाए, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। नहीं तो वो 5 दिन के अंदर डिलीट कर देते हैं, जैसे कि आपके व्हाट्सएप मैसेजेस, अगर आपने सेटिंग लगा दिया कि भाई अगर मान लो कि 5 दिन तक मैंने बैकअप नहीं लिया इस मैसेज, तो ये डिलीट हो जाए ऑटोमेटिकली, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम नहीं चाहते कि हम उसको बैकअप लें, तो हमने उसको डिलीट कर दिया ऑटोमेटिक। ईमेल्स हो गए, ईमेल्स को भी ऑटोमेटिक डिलीट किया जा सकता है, मतलब ठीक है, वो एक फीचर की तरह है, वो चाहे तो ईमेल वाले अपना अपना सकते हैं, बट ठीक है, स्टिल बहुत सारे हैं जो अप्लाई करते हैं, ऐसा कुछ नहीं भी करते हैं कुछ लोग, है ना। तो डेटा को स्टोर करने के पीछे बस एक ही मोटिव होता है हमारा कि हम फर्दर उसको यूज कर पाए, ठीक है। डेटा मैनेजमेंट काइंड ऑफ या एनालिसिस काइंड ऑफ आप बोल लो, या फिर उसके ऊपर हमें प्रेडिक्शंस वगैरह फोरकास्टिंग करना है, किसी भी पर्पस के लिए, तो डेटा रिलेटेड ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर पाए, इसलिए हम डेटा को स्टोर करके प्रिजर्व करके रखते हैं। और उसके लिए हमें यहां पर किसके बारे में जानना पड़ेगा? सेल्स के बारे में। मान लो कि हमने किसी सेल के अंदर एक डेटा रखा, ठीक है। अब मुझे ये जानना है कि सर अगर मुझे डायरेक्ट इस डेटा को एक्सेस करना है, ठीक है, तो मुझे इसके लिए इस सेल का नेम पता होना चाहिए, ताकि जब भी मैं बोलूं कि भाई इस सेल के अंदर जो भी डेटा है वो मुझे मिल जाए, है ना, यस नो। तो देखो एक्सेल वालों ने क्या किया, जब भी सेल का एक कॉन्सेप्ट बनाया, इन लोगों ने हर एक सेल का एक यूनिक नेम दिया। क्या दिया? यूनिक नेम। तो जो भी सेल्स होते हैं उनका एक यूनिक नेम होता है। अब नेम देने का कॉन्सेप्ट देखो कैसा था। मान लो ये 4 सेल हैं, ठीक है, मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं। ये 4 सेल कुछ इस तरीके से अरेंज है, ये ए कॉलम है, ये बी कॉलम है, और ये फर्स्ट रो है, और ये सेकंड रो है। तो उन लोगों ने क्या बोला कि अगर मैं ये सेल की बात करूं तो इसका नाम होगा A1। कैसे लिखा गया? ए कॉलम फर्स्ट रो। इसका नाम क्या होगा उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से? B1। इसका नाम क्या होगा? A2। सर ए कॉलम एंड सेकंड रो। इसका नाम क्या होगा? B2, है ना। तो हर सेल का एक नेम है, और वो नेम को देखने के लिए आपको नेम बॉक्स में जाकर झांकना पड़ेगा। कहां पर? नेम बॉक्स में। अच्छा, नेम बॉक्स कहां पे मिलता है एक्सेल के अंदर? देखो
तो यहाँ पर आप देखोगे ये नेम बॉक्स है। जब भी आप किसी सेल पे आप मतलब अपने पॉइंटर्स को लेकर जाओगे, सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर उसका नाम आ रहा है H9, मतलब H कॉलम का 9th रो का सेल है ये, है ना। क्लियर। इसी तरीके से यहाँ पर लिखो क्या आ रहा है K4, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है F13, यहाँ पर क्या आ रहा है D5, ठीक है। क्लियर। तो किसी सिंगल सेल की बात करें तो सिंगल सेल, हर एक सेल का अपना एक नेम दिया गया, यूनिक नेम दिया गया, ताकि हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। ओके, क्लियर। क्लियर है सभी को ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस और नो? ओके, सो अब हमारी बात ये होती है कि सर ठीक है, अगर वो नाम दिया गया है तो एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास में रेंज का। सॉरी, अब एक कॉन्सेप्ट आता है रेंज, रेंज ऑफ सेल्स। क्या आता है? रेंज ऑफ सेल्स। अब अगर मैं बात करूं रेंज की, नॉर्मल सेल्स की तो बात करेंगे, हम लोग सिर्फ रेंज की बात करें इन जनरल, आपके नॉर्मल लाइफ के अंदर रेंज का क्या मीनिंग निकल कर आता है? जब भी आप फोन पे बात करते हो अक्सर, तो आप बोल रहे हो नेटवर्क रेंज नहीं आ रहा, या रेंज में नहीं है, रेंज में आओ, है ना। ऐसे कुछ वर्ड आप यूज करते हो। या फिर आप जब गाड़ी चलाते हो, आप व्हीकल जब यूज करते हो, कार या बाइक या स्कूटी, तो वहां पर आपको रेंज बताता है कि आपकी जो स्कूटी है या आपकी जो व्हीकल है वो कितने किलोमीटर तक चल सकती है। तो रेंज का मतलब क्या हो गया इन जनरल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंज? स्पेसिफिक एरिया और लिमिट? नहीं, देखो ऐसे डिफिनेशन नहीं देना है। क्या होगा डेफिनेशन, बताइए। एनी आइडिया? नहीं। देखो, रेंज का मतलब हो जाता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी, ठीक है। अगर मैं यहां पे खड़ा हूं और मेरा नेटवर्क टावर, ठीक है, यहां पर है, ठीक है, नेटवर्क टावर यहां पर है और मैं यहां खड़ा हूं, तो नेटवर्क से लेकर, ये मेन टावर से लेकर यहां तक के रेंज क्या है भाई? तो यहां पर मान लो 1 किलोमीटर हो गई रेंज, ठीक है। क्लियर। तो रेंज क्या हो गई? इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी, ठीक है। तो एक पॉइंट होता है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट या मिनिमम पॉइंट भी हम लोग बोल सकते हैं इसको, और एक पॉइंट होता है मैक्सिमम पॉइंट। तो रेंज इज नथिंग बट मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है। रेंज का मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। इसी तरीके से हमारा एक कॉन्सेप्ट यहां पर भी लाया गया रेंज ऑफ सेल्स का, जहां पर हम मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब हम मान लो एक कुछ इस तरीके के सेल्स अरेंज है और यहाँ पर मैं सेल्स को सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ये 4 सेल सेलेक्ट कर लिए, और ये दिखा रहा है कि ये जो पहला कॉलम है ये ए कॉलम का सेल है, और ये मान लो पहला रो का सेल है, ये बी कॉलम है, और ये सी और ये डी। मतलब मैंने एक साथ हॉरिजॉन्टली फर्स्ट रो के 4 कॉलम को सेलेक्ट कर लिया है। देखो, ए को भी, बी को भी, और सी को भी, और डी को भी, चारों सेल्स को सेलेक्ट किया। तो यहां पर ये बता रहा है कि पहला जो सेल है वो A1 है, और लास्ट सेल जो है वो क्या है? D1, जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे कि कुछ इस तरीके से, अगर मान लो कि मैंने यहां पर A1 से लेकर D1 तक इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया, तो इस रेंज ऑफ सेल को हम क्या बोलेंगे, क्या नाम देंगे? देखो, इसको हम रेंज बोल रहे हैं, ये समझ में आ रहा है कि हमने स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सेलेक्ट किया। इसका मतलब ये रेंज ऑफ सेल्स है जहां पर हमने बहुत सारे सेल को एक साथ सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने का तरीका हमारा हॉरिजॉन्टल था, हमने क्या किया? हॉरिजॉन्टली सेलेक्ट किया है। लेकिन सर इस रेंज का नाम होगा A1:D1, मतलब स्टार्टिंग A1 से हुआ और एंडिंग कहां हुआ है? D1 पे। तो जब भी आप कितने भी सेल सेलेक्ट करें, तो स्टार्टिंग सेल का नाम और एंडिंग सेल का नाम इज टू लगाकर अगर आप लिखते हो, तो वो उसका रेंज को रिप्रेजेंट करता है कि इतने सारे सेल एक साथ सेलेक्ट करो A1 से लेकर D1 तक। क्लियर। एक और तरीका है रेंज सेलेक्ट करने का, आप वर्टिकली भी सेलेक्ट कर सकते थे। हो सकता था कि आपके पास जो सेल थे कुछ इस तरीके से होते, जहां पर ये ए सेल है और ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो और ये फिफ्थ रो। तो बताओ इसका रेंज क्या हो गया? A1 से लेकर A5 तक। तो जैसे आप A1:A5 लिखते हैं, इसका मतलब एक्सेल समझ जाता है कि आपने A1 से लेकर A5 तक सारे सेल को सिलेक्ट किया। दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ सेल, जहां पर हम मल्टीपल सेल्स को एट अ टाइम सेलेक्ट करते हैं, और उसके सिलेक्शन का भी एक नेम होता है जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। क्लियर। एक तरीका हॉरिजॉन्टल, एक तरीका वर्टिकल। एक और तरीका होता है जहां पर सर हो सकता है कि मिक्स टाइप हो, जिसमें बहुत सारे कॉलम भी इन्वॉल्व हो और बहुत सारे रो भी इन्वॉल्व हो, कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारे बहुत सारे कॉलम हो और बहुत सारे रो हो। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है।
पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। तो ऐसे में जब हम रेंज ऑफ सेल्स, इतने सारे सेल्स को ऐसे एक रेक्टेंगल या एक स्क्वायर शेप में सेलेक्ट कर लें, तो वहां पर आपको ये देखना है कि ये वाले सेल का नाम और ये वाले सेल का नाम क्या है, डायगोनल। ठीक है, तो यहां पर आप क्या रखेंगे, रेंज ऑफ सेल A1:D3। इसका मतलब कि A1 से लेकर D3 तक सारे सेल आपने सेलेक्ट किए हैं। क्लियर? तो लास्ट सेल हमारा कौन सा होगा, D3, और पहला सेल हमारा कौन सा है, A1। ऐसा कंसिडर करके चलते हैं, जिसका मतलब A1 से लेकर D3 तक आपने सारे सेल सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप रेंज को देखेंगे। क्लियर? डन? यहां तक क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? ओके, तो यहां पर देखो, अगर मैं इस रेंज को सिलेक्ट करता हूं तो यहां पर क्या है, ये लास्ट सेल है D9 और पहला सेल है A1, तो A1:D9 मैं यहां पर आपको दिखाता भी हूं, इज इक्वल्स टू A1 सेलेक्ट हो गया, देखो A1:D9 लिखा, देखो ऑटोमेटिक D9 तक सेलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, है ना। इसी तरीके से अगर मान लो मैं लिखता A1:A7, तो ये वर्टिकली सेलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ, है ना, A1 से लेके A7 तक। अगर मैं यहीं पे लिख देता A1 से लेकर मान लो F1 तक, तो ये ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। क्लियर? अच्छा, ये इज इक्वल टू क्यों लिखना है वो हम आगे फॉर्मूला के अंदर देखेंगे, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो ये हमारे रेंज ऑफ सेल्स की बात हो गई। लेकिन सर अगर मैं एक चीज बताऊं, गौर करने वाली बात, तो पहले सीट के अंदर भी आपको A1 मिलेगा, और जब हम दूसरे सीट में जाएंगे तो भी आप इस सीट में भी तो A1 देख रहे हो, है ना, इसके अंदर भी A1 है, इसके अंदर भी A1 है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब भी आप मल्टीपल सीट के साथ एट अ टाइम काम कर रहे हो तो आपको सीट नेम यूज करना पड़ेगा, ताकि उस सेल को अच्छे से रिकॉग्नाइज किया जा सके। मान लो कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर एक डेटा है 12 और यहाँ पर एक डेटा है 13, ठीक है, और आप चाहते हो कि दूसरे सीट के अंदर A1 की वैल्यू यहाँ पर आ जाए, है ना, A1 की वैल्यू यहाँ पर लाई जाए, तो अगर मैं A1 लिख दूंगा तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0 आ रहा है, मान लो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 58 समथिंग, तो देखो यहाँ 58 आ रहा है A1 की वैल्यू, जबकि मैंने यहाँ पर फर्स्ट वाले सीट में से A1 की वैल्यू गेट करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर 12 क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पर 56 58 क्यों आ रहा है, बिकॉज हर सीट में A1 अलग है, हर सीट में सेल का नाम अलग है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, रेफरेंस पास करने होते हैं, सीट रेफरेंस। तो जब भी हम मल्टीपल सीट के साथ काम करें तो रेंज ऑफ सेल थोड़ा अलग बिहेव करता है। ठीक है, सिंगल सीट की बात करें, एक उसी सीट के अंदर अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो रेंज ऑफ सेल्स काम करेगा, क्योंकि आप उसी सीट से रिलेटेड काम कर रहे हो। लेकिन अगर आप मल्टीपल सीट्स के अंदर काम कर रहे हो, एक सीट का इंफॉर्मेशन दूसरे सीट के अंदर यूज करना चाहते हो, एक्सेस करना चाहते हो, वहां पर रेफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, और रेफरेंस कैसे लिया जाता है मैं बताता हूं आपको। एक होता है मैनुअली, एक होता है आपका फॉर्मूला के थ्रू। तो मान लो कि मुझे ये वाला A1 यहां पर चाहिए था, ना कि ये वाला, तो मैं यहां पर इज इक्वल्स टू लगाकर पॉइंटर, देखो इज इक्वल टू लगाकर पॉइंटर के ऊपर जाकर ये वाले इसको सेलेक्ट करता हूं। अब देखिए रेफरेंस ऐसे लगता है, सीट का नाम, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स और फिर सेल का नाम। ठीक है, कैसे लगता है, सीट का नाम, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स एंड सेल का नाम। तो अगर मैं अब यहां पर लिखना चाहूं तो इज इक्वल्स टू सीट नेम हमारा क्या है सर, फर्स्ट, तो फर्स्ट सीट को सिलेक्ट किया, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाया, ये हो गया रेफरेंस। अब मैं लिखता हूं A1 सेल, अब जब मैं टैब एंटर करूंगा तो उस सीट का मुझे A1 वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तरीका क्या है, सीट का नाम, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स एंड देन उस सेल का नाम, ताकि उस सेल की वैल्यू यहां पर आए। ओके, क्लियर, डन। अगर आप डायरेक्ट यूज करोगे A1 तो नहीं आएगा, तो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप सीट का नाम और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स एंड देन अपने सेल का नाम पास करते हो तो आपको ऑटोमेटिक यहां पर आंसर मिलेगा रेफरेंस के थ्रू। क्लियर है? नो, तो रेफरेंस कैसे देते हैं सीट का वो भी समझ में आ गया सर। सीट का रेफरेंस देते हैं सीट नेम एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, उसके बाद जो भी सेल या जो भी रेंज आपको पास करना है या सेल नेम आपको पास करना है आप पास कर सकते हैं, उसका डेटा आपको मिल जाएगा। क्लियर, डन, क्लियर यहां तक? ठीक है, अब हम लोग ज्यादा, देखो ज्यादा मैं बोर नहीं करूंगा, पहला क्लास है करके, और ज्यादा नोट्स वगैरह भी आपको कैसे बनाने हैं उसके भी टाइम नहीं, देखो ये नोट्स पॉसिबल नहीं है एक्सेल का, पहले बता दूं एक्सेल का नोट्स इम्पॉसिबल है, बिकॉज आपको स्क्रीनशॉट अटैच करने पड़ेंगे नोट्स में कि भाई कहां पर जाके क्लिक करना है, कहां पर जाके क्या, क्योंकि सारा मैनुअल प्रोसेस है। ठीक है, या फिर आप ऑनलाइन बुक भी अगर लेते हो उसके अंदर स्क्रीनशॉट ऑलरेडी रहते हैं, वो भी काम का नहीं है, बिकॉज पुराने बुक्स हैं उनको अपग्रेड नहीं किया गया है और नए लेटेस्ट एक्सेल के ऑप्शंस बहुत चेंज हुए हैं। तो पुराने बुक्स के जो पुराने एक्सेल आप ओपन करके देखो,
और अभी का नया एक्सेल ओपन करके देखो, बहुत चेंज हो चुका है। तो पुराने बुक्स के अंदर ऑब्वियस है कि पुराने एक्सेल के फोटोज होंगे, है ना, स्क्रीनशॉट्स होंगे, जो आपको कंफ्यूजन में डाल सकते हैं, चांसेस बहुत हाई है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। ठीक है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा सीरियस रहना, हमेशा किसी भी पॉइंट को इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जज करना कि भाई रेंज के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो इंटरव्यू के अंदर क्या पूछा जा सकता है, जैसे आज हमने रेंज पूछा, या फिर इंटरव्यू के अंदर कोई बेसिक एक्सेल क्वेश्चन आता है एक्सेल के बारे में, तो क्या क्या पूछा जा सकता है, किसने डेवलप किया, कब डेवलप किया। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो किस चीज के लिए बना, क्या पर्पस है उसका, सेल क्या होता है, स्प्रेडशीट क्या होता है, वर्कबुक क्या होता है, ठीक है, टेम्पलेट कैसे बनाते हैं, तो ये बेसिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे जो भी टॉपिक्स पढ़े इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तैयारी करते हो देन डेफिनेटली कोई दिक्कत की बात नहीं है, अदरवाइज प्रॉब्लम होंगी। क्लियर, डन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा टेबल, और हम लोग टेबल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टेबल क्या होता है, किस तरीके से, क्योंकि ये टेबल जैसा दिखता है स्प्रेडशीट, टेबल है नहीं, टेबल इज अनदर थिंग। ठीक है, टेबल हमारा एक प्रॉपर रो एंड कॉलम वाइज डेटा को स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करना, प्लस उसके साथ साथ हमें कुछ फंक्शनैलिटीज भी प्रोवाइड करना टेबल से रिलेटेड, कि भाई आप अपने टेबल्स को एनालाइज कर पाते हो आसानी से, उसको समराइज कर सकते हो, बहुत सारे फंक्शनैलिटीज मिलेंगे हमें। अभी जो है, अभी आप देख रहे हो वो एक स्प्रेडशीट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्स को अरेंज किया है कुछ इस फॉर्मेट में, लेकिन अगर मैं इन सेल्स के मदद से एक टेबल बनाना सीख लूं तो मुझे टेबल के भी कुछ फीचर्स मिलेंगे एक्सेल की तरफ से, जिससे हमारे इस टेबल रिलेटेड डेटा को एनालाइज करना आसान हो जाएगा। यस और नो, क्लियर, डन। तो टेबल होता क्या है, टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, एक्सेल के जो शॉर्टकट्स है टेबल को क्रिएट करने के लिए वो भी देखेंगे। फिलहाल के लिए मैं शॉर्टकट्स के बारे में बता दूं, कुछ लोग यहाँ पर शॉर्टकट्स बहुत ज्यादा यूज करना पसंद करते हैं। एक्सेल बेसिकली जो एक्सपर्ट होते हैं, एक्सेल एक्सपर्ट, वो शॉर्टकट बहुत जल्दी यूज करते हैं। ठीक है, तो जब भी देखो, अगर मान लो मैं फॉर एग्जांपल डेटा टैब में आता हूं और मान लो इस जगह पे गया, तो यहाँ पर फ्लैश फिल ऑप्शन का शॉर्टकट क्या दिया है, कंट्रोल ई दिया ना, कंट्रोल ई द शॉर्टकट। जब भी मैं पॉइंटर यहां लेकर जा रहा हूं तो सर इसका तो कोई शॉर्टकट नहीं है, टेक्स्ट टू कॉलम का। होम में आता हूं, ठीक है, फॉर्मेट में आता हूं, यहां पर आता हूं, इसका कोई शॉर्टकट है क्या सर, नहीं। इंसर्ट में आते नहीं है। देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने ये जो शॉर्टकट के जो बुक्स निकलने लग गई थी, पैसे में बिकने लग गई थी हमारे टाइम पे, अभी तो नहीं बिकती, अभी तो ऑनलाइन सब है। उस टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बोला कि भैया मूर्ख बनना बंद हो और डायरेक्ट ऑल्ट पे प्रेस कर दो। ठीक है, ऑल्ट पे प्रेस करते ही आपको सारे कीज यहां मिल जाएंगे। इफ यू वांट टू सेव दिस वर्कबुक, प्रेस 1, ऑल्ट 1। ठीक है, ऑल्ट 1 मतलब पहले ऑल्ट पे और फिर 1 पे, तो सेव हो जाएगा। अगर आप बैक करना चाहते हैं तो ऑल्ट 2, अगर आप इसको मतलब जो भी फिल कलर पे जाना चाहते हैं ऑल्ट 4, राइट। अगर आप पेस्ट करना चाहते हैं ऑल्ट दबाने के बाद F, इसके बाद आपके पास होम में आना चाहते हैं H, इसके बाद सॉरी फाइल में आना चाहते हैं तो F, होम में आना चाहते हैं तो H, उसके बाद N में आना चाहते हो, मैंने H दबाया तो H, होम के अंदर जितने फंक्शनलिटीज है उसके शॉर्टकट कीज आ गए। इफ यू वांट टू मैनेज दिस शॉर्टकट कीज मैनुअली आप कर सकते हो, आप अपने हिसाब से जो चीज ज्यादा यूज कर रहे हो उसका शॉर्टकट आप ऐड कर सकते हो कि भाई मुझे ये चीज बार बार यूज करनी पड़ती है, मैं जैसे ही ऑल्ट प्लस जी प्रेस करूं और वो चीज एक्टिवेट हो जाए तो आप खुद का शॉर्टकट भी बना सकते हो। ऑप्शंस हैं पेड एक्सेल के अंदर। ठीक है, फिलहाल के लिए होम के अंदर H दबाना पड़ता है, इंसर्ट के लिए I दबाना पड़ता है, और इंसर्ट सेल या इंसर्ट C या जो भी है तो मैं अगेन I दबाता हूं तो एक सेल इंसर्ट हो जाता है। क्लियर, अभी नहीं दिख रहा बट ठीक है, स्टिल यहां पर मैं ऑल्ट HI पे प्रेस करता हूं और सेल्स डाउन एंड ओके, तो एक सेल्स डाउन है। क्लियर, इस तरीके से हमारे पास में हम ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं शॉर्टकट्स के। तो जो भी शॉर्टकट्स आप ज्यादा यूज करते हुए देखो उसका शॉर्टकट याद कर लो ताकि आप कीबोर्ड से ही मोस्टली काम कर पाए। ठीक है, टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए एक्सेल के अंदर, बट वो उनके लिए जो सीरियसली नहीं लेंगे एक्सेल को, उनके लिए टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए। लास्ट में कुछ तो जॉब होना चाहिए, डेटा एंट्री वगैरह के तो जॉब मिले एट द एंड, है ना। मतलब सीरियस की बात बता रहा हूँ कि अगर मान लो कि आप लोग इतना सीरियसली नहीं लोगे इस टूल को, जो कि एकदम मजाक में लेकर चले, आज तक नहीं, बहुत पहले एक्सेल स्टार्ट हुआ होगा, अप्रोक्स 10th क्लास में पढ़ाया गया होगा एक टाइम पे
एक्सेल के बारे में, वहां पर हमने सीरियसली नहीं लिया, ठीक है, ना ही कॉलेज वाले ने लिया, ना ही स्कूल वाले ने। अगर उन्होंने अच्छे से सीरियसली लिया होता और सारे फंक्शनलिटी डेटा एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से या डेटा मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताए होते, 12वीं के बाद आप कहीं ना कहीं जॉब पर होते। 12वीं के बाद, बाकी की बात छोड़ दो, 12th क्लास के बाद ही आप कहीं ना कहीं जॉब पे होते, ठीक है। और एक ऐसी जॉब पर होते जहां आप डेटा मैनेज कर रहे होते, और अभी तक आप अपना कॉलेज वगैरह करते समय भी अगर पार्ट टाइम किसी के कंपनी के काम करते तो भी आपका एक साइड इनकम जनरेट हो रहा होता। और उस चीज के लिए, सीरियसनेस के लिए मैं यहां पर बता दूं, आप ऑनलाइन तो जाते ही हो गूगल पे, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एवरेज सैलरी इन इंडिया में सर्च कर लेता हूं, तो ये बता रहा है 6.5 लाख टू 22 लाख पर ईयर इंडिया के अंदर रेंज है। सर क्या बात कर रहे हो, सीरियसली? जावा पढ़ेंगे हम, पाइथन पढ़ेंगे, एसक्यूएल? कोई जरूरत है? कोई भी जरूरत नहीं है। मतलब हमने ऐसा बना दिया इस एक्सेल टूल को, हमने नहीं, मार्केट ने ऑब्वियसली ऐसा प्रेजेंट कर दिया हमारे सामने कि अगर हमारे पास थ्योरेटिकल, देखो मैं बता देता हूं पहले, डेटा एनालिसिस के थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर अच्छी है, और एक्सेल से आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाते हो उन सारे प्रॉब्लम्स को, देन आपसे बेस्ट डेटा एनालिसिस है ही नहीं कोई, ठीक है। डेटा एनालिस्ट बनने के लिए कोई भारी भरकम टूल सीखने की कोई जरूरत नहीं है, एक्सेल एनफ है, सफिशिएंट है। कंपनी अगर बोलती है कि नहीं आपको एक्सेल से नहीं करना है, आपको पावर बीआई से करना है, तब वैसे केस में आपको बाकी टूल्स आने चाहिए। लेकिन बहुत रेयर चांसेस हैं कि कंपनी आपको रिस्ट्रिक्ट करे, बिकॉज कंपनी को चाहिए एनालिटिक्स रिपोर्ट, यस नो, उनको रिपोर्ट से मतलब है। तो रिपोर्ट चाहे आप एक्सेल में बनाइए, चाहे आप पावर बीआई में बनाइए, पावर बीआई कंपैरेटिवली थोड़ा आसान हो जाता है एक्सेल से, बिकॉज बहुत सारी चीजें ऑटोमेटेड है, एक्सेल में मैनुअल है, आपके हाथ में सारी पावर रहती है, आप खुद मैनेज करते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिर्फ इंडिया का बताया, और फैक्टर भी यहाँ पर है, विद फैक्टर एक्सपीरियंस, लोकेशन, इंडस्ट्री, जो भी है यहाँ पर। फ्रेशर कैन एक्सपेक्ट 1 लाख एंड 2.4 लाख, while experienced professional can see the salary rise considerably। ऐसा कुछ बता रहे हैं, लाइक सिटीज हैदराबाद और स्पेशलाइज्ड रोल के लिए अगर हम बात करें वहां पे वेरी करेगी, ठीक है। 1 साल के एक्सपीरियंस, ये कुछ इस तरीके से ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। लोकेशन एवरेज इंडिया बेस्ड ऑन द कितने प्रोफाइल, 10,000 लोगों के प्रोफाइल के बेसिस पे बता रहे हैं। हैदराबाद में 531 प्रोफाइल के बेसिस पे, बैंगलोर में लगभग इतना बेस्ड ऑन 2025 डेटा, ठीक है। एक एवरेज पैकेज के तौर पे देखो आप, तो सब जगह पे ऑलमोस्ट एक देखने के लिए मिल रहा है कि एक स्टैंडर्ड पैकेज मिल रही है, 4 लाख तक तो जा ही रहा है ना। अगेन बात होती है कि सर अगर मैं एक्सपर्ट बन जाऊं किसमें, एक्सपर्टीज बियॉन्ड द बेसिक एक्सेल सच एज वीबीए स्क्रिप्टिंग, पावर बीआई और एडवांस डेटा एनालिसिस कैन कमांड हायर पे। साफ साफ मेंशन है कि आप सिर्फ एक्सेल को ना पढ़ के आप उसके वीबीए स्क्रिप्टिंग को पढ़िए, ठीक है। आप पावर बीआई को जानिए, बिकॉज पावर बीआई जो कि एक्सेल से ही इन्फ्लुएंस्ड होकर बना है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप एडवांस डेटा एनालिसिस पढ़ते तो आप अच्छे खासे पैकेज डिजर्व करते हो इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। और ज्यादा एक यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा गूगल ट्रेंड, जो आपका ये प्रूफ करेगा, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ साथ हम पावर बीआई को कंपेयर कर देंगे, और साथ ही साथ हम लोग टैबलू को भी कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। और इंडिया के अंदर पिछले 12 महीने में हम कंपेयर कर लेते हैं, तो हमारे पास में दिस इज द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड यहाँ पावर बीआई और यहाँ पर टैबलू। बहुत बेटर है, फार बेटर है एक्सेल, बहुत ज़्यादा जॉब है इसके ऊपर, करियर सिक्योर करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बहुत सारे लोग इसको क्या करते हैं, जैसे देखो सिंपल है, माइंडसेट तो स्टार्टिंग से नहीं है एक्सेल पढ़ने जैसा हमारा, ना ही बनाने की कोशिश करी किसी ने। हमारा क्या था, हमारा स्कूल में एडमिशन हुआ, स्कूल में हमने पूरा अपना लाइफ सौंप दिया टीचर के ऊपर, टीचर ने भी इतनी सीरियसनेस नहीं ली एक्सेल के ऊपर, है ना ही हमने ली। हालांकि अगर हम लिए होते तो आज आप यहाँ नहीं बैठे होते, गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, एक ही सेंस में आप बैठे होते जब आपके केस में हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक बहुत ही नीचा टूल है, मतलब कि मैं डेटा एनालिसिस पढ़ूं तो क्यों पढ़ूं एक्सेल के थ्रू, मैं पावर बीआई सीखूंगा, मैं टैबलू सीखूंगा, एक होता है कंसर्न लोगों का।
तो हो सकता है कि आप यहाँ पर होते, अदरवाइज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज मोर एनफ डूइंग कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस। ठीक, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस कर सकते हो। ज्यादातर टाइम आप क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन में बिताते हैं, और क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन जैसे टास्क बहुत अच्छे तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे किए जा सकते हैं। ठीक है, तो जो रिग्रेट होना चाहिए आपको ऑब्वियसली, अब जाके घर पे मत बोलना कि कैसे स्कूल में एडमिशन करा दिया था, एक्सेल नहीं पढ़ाया अच्छे से, मेरी ज़िंदगी ख़राब करी है इन लोगों ने, केस करूँगा उनके ऊपर। अब वो सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जो हुआ हुआ। अभी भी आपके पास टाइम है, 15 दिन एनफ होते हैं एक्सेल को पढ़ने के लिए और मास्टरी करने के लिए। इधर से मैं एफर्ट लगा रहा हूँ, उधर से आप एफर्ट लगाइए, ऑनलाइन सर्च कीजिए, इधर से मैं क्लासेस ले रहा हूँ, एक एक टॉपिक समझा रहा हूँ जो जो इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश कीजिए कि मैं पूरा एक्सेल ही पढ़ दूंगा। ठीक है, मतलब मैं अगर पढ़ा रहा हूँ एक्सेल आपको एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप कोशिश कीजिए कि एक भी चीज छोड़ना क्यों, सभी पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगर मुझे एनालिसिस बोलकर जॉब नहीं मिला, तो मार्केट में डेटा मैनेजमेंट रिलेटेड भी तो जॉब है। डेटा मैनेजमेंट मतलब किसी बड़े कंपनी का अगर डेटा टीम के अंदर हम मैनेज कर रहे हैं डेटा को एक्सेल के थ्रू, वो भी एक प्राइड वाली जॉब है। एनालिस्ट से रिलेट इन्फ्लुएंस्ड ही है, मतलब ऐसा नहीं कि एनालिसिस ही करना है स्पेशली, डेटा रिलेटेड डोमेन में डेटा मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एमआईएस एग्जीक्यूटिव, एमआईएस एनालिस्ट। ठीक है, ऐसे रोल बहुत सारे हैं हमारे पास डेटा फील्ड में। ठीक है, जिसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ते ही, है ना। तो आपकी कमांड इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप आसानी से किसी भी वेरियस प्लेटफॉर्म से डेटा को पुल कर पाओ अपने एक्सेल सीट में। यहां पर आप सॉल्यूशन दे पाओ किसी कंपनी को, क्लाइंट को, और ये सॉल्यूशन जो आपने दिए हैं इसको सेल करो। ठीक है, अब जैसे मान लो कि किसी क्लाइंट को हमने बताया कि भाई आपके लिए हम पूरा एक आपके स्टोर के लोकेशन, जो भी स्टोर का जो डेटा है उसको मैनेज करके एक एप्लीकेशन बना कर देंगे एक्सेल के ऊपर, आप बस प्रिंट पे टैप करना, ऑटोमेटिक प्रिंटर से प्रिंट भी हो जाएगा। तो ये सब चीजें करके दो, करके दो। लोगों ने आज के डेट में क्या कर दिया, उसको एक ऐप का नाम देकर हाई पेमेंट लेना स्टार्ट कर रहे हैं क्लाइंट से, लाखों रुपए चार्ज करेंगे ऐप के नाम पर। हालांकि आप उस एक्सेल जो कि 2 दिन में बना सकते हो, वो एक्सेल की एप्लीकेशन उसके सिस्टम में डाल सकते हो और उसको बोल सकते हो कि आप बस स्कैन करो, वो स्कैन से ऑटोमेटिक डेटा एक्सेल में आ जाएगा। और जब एक्सेल में आ जाएगा, आप बस बिल पे टैप कर देना, उस पर जैसे टैप करोगे आपके प्रिंटर से बिल निकल जाएगा। तो क्या जरूरत है इतने लाखों रुपए खर्च करने की, ये ऐप ले लो और इस ऐप के अंदर एक डैशबोर्ड बनाकर दे दो, जिस डैशबोर्ड के अंदर ऑटोमेटिक एनालिसिस वगैरह सब हो जाए कि भाई कितने आज कितने प्रोडक्ट खरीदे, कल कितने इन्वेंट्री में कितना स्टॉक है, हर एक चीज दिखे उसमें। तो ये पॉसिबल है, लोग बना रहे हैं, और बहुत सारी स्टार्टअप लेवल कंपनीज इसी के ऊपर डिपेंड होते हैं। अपने एम्प्लॉय रिसोर्स प्लानिंग, अपने कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, सीआरएम जैसे टूल्स ना खरीदकर एक्सेल के ऊपर डिपेंड हो जाता है। क्लियर? यस और नो? डन। तो आगे हम लोग यहाँ तक भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से ईआरपी और सीआरएम जैसी चीज बनाई जा सकती है एक्सेल के ऊपर। एक बड़े टेम्पलेट्स को भी डेवलप करने की कोशिश करेंगे, बैंकिंग सिस्टम्स के लिए एक्सेल डेवलप करने की कोशिश करेंगे, एजुकेशन सिस्टम के लिए एक्सेल को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, और बहुत सारे रियलिस्टिक प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्सेल को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन ही ऑप्शन है बहुत सारे, देखते हैं आगे हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, डन। और अभी तो पावर बीआई, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट ने पावर ऐप जैसी एक फीचर लॉन्च की है। ठीक है, बहुत पहले हो, मतलब 2 साल पहले की बात है। पावर ऐप से कर सकते हो, अपने एक्सेल को एप्लीकेशन की तरह फील करा सकते हो क्लाइंट को। आपका एक्सेल है वो ऐप की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, और जब कन्वर्ट होगा वो माइक्रोसॉफ्ट पावर ऐप के अंदर, जब यूज करोगे उस एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन लगेगा वो आपको कि हाँ हम एक एप्लीकेशन की तरह बटन को टैप कर रहे हैं, काम हो रहा है एप्लीकेशन की तरह। तो वो फील भी आप दे सकते हो एक्सेल के थ्रू। अपने इस एक्सेल के रिपोर्ट्स को वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। जब कोई वेबसाइट होती है, बड़ी बड़ी वेबसाइट है न्यूज चैनल के या कहीं के, वहां पर उसके रिजल्ट्स आप अटैच कर सकते हो, जो एक्सेल का रिजल्ट है वो अटैच कर सकते हो। इतने सारी चीजें फीचर्स आपको दी गई हैं। पावर बीआई के अंदर भी ये काम हो सकता है। तो ये सब सारे फीचर्स जो हैं उसको सीखना है और अप्लाई करना है, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो हम लोग कल की क्लास से